तृषा, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन, जो हिंदी का पेडागोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे और जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जा सके। चलिए हम एक बार पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अधिगम एवं अर्जन। तो अधिगम कैसे होता है? अधिगम का क्या मतलब है? अधिगम का मतलब है सीखना। ठीक है, अधिगम अथवा सीखने की स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रांत चलती है। ठीक है, ये हम पूरा जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक जो अधिगम है वो चलता रहता है। सीखने की जो क्रिया है उससे हम क्या करते हैं? ज्ञान को अर्जित करते हैं। और प्रेसी के अनुसार सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है और तथा हमारे व्यवहार में कोई एक नई दिशा मिलती है। ये किसने कहा? ये प्रेसी के अनुसार। और अधिगम का मतलब ये नहीं है कि किसी विषय वस्तु को हम रट कर याद कर ले, जबकि अधिगम क्या होता है? अधिगम जो होती है वो मतलब करके किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करते हैं तो वो उस चीज़ को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को रट कर याद करना जो अधिगम नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है अधिगम जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के प्रकार, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम का क्या मतलब हुआ? मोटर लर्निंग। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है वो खुद से करके सीख रहा है। जैसे एक बच्चे को क्या कहा गया? बच्चा जो है छोटा है उसको चलना नहीं आ रहा है तो वो खुद से खड़े होने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई सामान को लेने के लिए जो खुद से प्रयत्न कर रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? ये मोटर लर्निंग के अंदर रखा जाएगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में अनेक प्रकार की गतिविधि कौशल को अर्जित करते हैं उन्हें ही हम मोटर लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है ये रहा सेकंड, शाब्दिक या विचारिक अधिगम। तो शाब्दिक या विचारिक अधिगम में सीखते कैसे हैं? संकेतों, उदाहरण, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से हम सीखते हैं। इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दो प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। एक जो सामग्री होती है, मान लीजिए किसी सार्थक चीज को रखकर या कोई निरर्थक चीज को दिखाकर हम बच्चे को इसके द्वारा क्या कहते हैं? उनका शाब्दिक और विचारिक अधिगम का विकास करते हैं। समस्या समाधान के क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान सबसे पहले क्या करते हैं? पहले धीरे धीरे सिखाते हैं कोई भी चीज, तो स्टेप बाय स्टेप सिखाने में सबसे पहले हम जो सरल समस्या है उसका समाधान करेंगे, इसके बाद हम जटिल समस्याओं की ओर उनको ले जाएंगे। जैसे पहले मान लीजिए कोई वैज्ञानिक आविष्कार, इसके बाद यंत्रों का उपकरण का निर्माण करना सिखाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हो गया। फिर विचारात्मक अध्ययन। तो विचारात्मक अध्ययन क्या होता है? तो विचारात्मक अध्ययन के व्यक्ति के समाज में दैनिक जीवनों को देखकर या सुनकर उस पर विचार करके जो कुछ सीखता है वह विचारात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है। मतलब जो भी बच्चा जो है वो किसी डेली उसके लाइफ में जो भी चीज़ें बीत रही हैं उसको देखकर, उसको सीखकर जो भी चीज़ सीख रहा है वो विचारात्मक अध्ययन, और जिस पर वो विचार कर रहा है, वो चीज़ों को देखकर वो विचार कर रहा है, सोच रहा है, तो उसे ही हम विचारात्मक अधिगम कहते हैं। फिर भाषा अधिगम और अर्जन। तो भाषा अधिगम और अर्जन से तात्पर्य है सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों को क्या कर रहा है? दूसरे के सामने प्रकट कर रहा है और दूसरे के विचार और भावों को मतलब समझ रहा है। तो इसी भाषा की योग्यता के अंतर्गत पहला आता है मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति और इसके बाद लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये हो गया तीन। इसके बाद है हमारा मनुष्य में अपने विचारों का अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाती है। फिर भाषा का अधिगम कैसे करता है बच्चा? अनुकरण द्वारा। तो भाषा अधिगम का बच्चा जो अर्जन है वो अनुकरण द्वारा करता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनेंगे और लिखते हुए देखेंगे उसी प्रकार का वो क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे और सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और सीख जाएंगे। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार है। तो कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, इनको भी देखते चलेंगे हम। ये बात अभी तक रहस्य बनी हुई है कि आखिरकार जो छोटे बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे होने के बाद भी वो क्या करते हैं? जटिल भाषीय व्यवस्था को भी आसानी से समझ जाते हैं। और वो कैसे समझ जाते हैं ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। कई बच्चे जो होते हैं वो 3 या 4 वर्ष के होते हुए भी वो केवल एक अभी तो नहीं 2-3 भाषाओं की भी धीरे धीरे प्रयोग से सीख जाते हैं और इसके संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग और बहुत अलग अलग जगहों पर भी उस भाषा का यूज़ करने लगते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में अभ्यास, नकल व रटने से भाषा का प्रयोग की क्षमता विकसित हो जाती है। तो इसी संदर्भ में जो विद्वान है उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पहले हमारे चॉम्स्की के अनुसार भाषा क्या है? चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है तथा इसमें क्या होता है? इसमें आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण, सत्यापन इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहती है। फिर चॉम्स्की ने क्या किया? चॉम्स्की ने 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा इनका एक बुक था, इसके अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चे में भाषीय क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, फिर आते हैं पियाजे ने क्या कहा? तो पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। उनका मानना है कि जो भाषा है सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन चरणों से गुजरते हैं। जो बच्चे होते हैं वो 3 स्टेज से सभी बच्चे जो होते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? तो वो बता रहे हैं पियाजे के अनुसार जो 3 स्टेज से, पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल स्टेज से जो है, ऑपरेशनल स्टेज से, तीनों स्टेज से जो है सभी बच्चे गुजरते हैं।
ठीक है, और उनके ज्ञान तंत्र और जो सेंसर मोटर है उनका मैग्नीज्म के साथ माध्यम से ही निर्माण होता रहता है, जिससे बच्चा आत्मसातीकरण और संयोजन के माध्यम कई रूपरेखा बनाता है और संपूर्ण शिक्षा शास्त्र विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनकी जो धारणा थी उसने पूरे जो शिक्षा शास्त्र है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। फिर हमारे आते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा समाज के साथ संपर्क करने का ही परिणाम होता है। जो बच्चा है वो भाषा के विकास के दौरान क्या करता है, दो प्रकार की बोली बोलता है, पहला आत्मकेंद्रित और दूसरा सामाजिक। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से क्या कर रहा है, से सारी जो भी बच्चे दुनिया है उससे बात कर रहा है। तो उन्होंने बताया वाइगोत्स्की के अनुसार कितनी प्रकार की भाषा है, दो प्रकार की भाषा है, आत्मकेंद्रीय और सामाजिक। ठीक है, फिर हमारा आता है पैवलॉव का शास्त्रीय अनुबंधन। तो पैवलॉव ने शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा क्या बताया था कि जो स्टिमुलेट दिया जाता है बच्चे को, अगर हम कोई उद्दीपक देते हैं, चाहे वो कृत्रिम हो या फिर वो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, तो दोनों पर बच्चे का क्या होता है, दोनों पर भी बच्चा सेम इफेक्ट करता है बच्चे पर। तो वही बताया गया है कि पैवलॉव ने अधिगम प्रक्रिया को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते का प्रयोग किया और उसको भूखा रखा और मेज से बांधकर उसके प्रयोग के दौरान घंटी बजाने के साथ कुत्ते के सामने क्या हो जाता था, भोजन प्रस्तुत हो जाता था। इसके बाद उसके लार टपकने लगती थी। फिर इसी प्रयोग को उन्होंने बार बार दोहराया और प्रयोग के अंतिम चरण में उन्होंने क्या किया कि घंटी तो बची लेकिन कुत्ते के सामने खाना प्रस्तुत नहीं हुआ, लेकिन घंटी बजते ही उसके मुंह से क्या हुआ, लार टपकने लगा। तो यही उन्होंने बताया कि अगर जो मनुष्य की प्रतिक्रिया जो है उद्दीपक को देखकर प्रकट करता है, मनुष्य जो है अपनी प्राकृतिक उद्दीपक को देखकर अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के कृत्रिम उद्दीपक से अनुबंधित करने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम नेचुरल स्टिमुलस रखें या फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस रखें तो बच्चा जो है सो सेम प्रतिक्रिया करेगा। तो यही जो है पैवलॉव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक होते हैं जो भाषा अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थी की भाषा अधिगम एवं अर्जन को विभिन्न सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों द्वारा प्रभावित किया जाता है। निम्नलिखित वर्णन है, सामाजिक परिवेश, जैसा परिवेश होगा उसी के अनुसार बच्चे का क्या होगा, भाषा का विकास होगा। जैसे जिस प्रकार की भाषा उसके समाज में यूज की जाएगी, बच्चा भी उसी प्रकार का अनुकरण करके उसी भाषा को सीख लेगा। ठीक है, तो इसीलिए समाज में शुद्ध भाषा का यूज करना चाहिए। फिर भाषा अर्जन की इच्छा, व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अथवा मातृभाषा को तो सहज रूप से आसानी से सीख लेता है, किंतु द्वितीय भाषा जो है अधिगम एवं अर्जन की भाषा सीखने के प्रति इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। अगर वो दूसरा भाषा सीखना चाहेगा तो उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी कि वो बच्चा जो है उस भाषा को सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता है। अगर वो उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो उस भाषा को आसानी से सीख लेगा। दैनिक जीवन के अनुभव, फिर दैनिक जीवन में उसका, अगर हमारा कोई भाषा है उसको हम दैनिक जीवन में लगातार यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस भाषा का हम आसानी से अधिगम कर ले रहे हैं, सीख जा रहे हैं। फिर क्या है, बालकों में भाषा का विकास। बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है, बालक में विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा के भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अंतः कौशल की एक तरह अर्जित किया जा सकता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। भाषा का जो अर्जन है वो बच्चा कैसे करता है, जन्म के बाद ही अनुकरण के द्वारा, फिर वातावरण के साथ जो भी उसकी क्रिया हो रही है उसके द्वारा शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मांग की उसकी भूमिका निभाती है। तो भाषा क्या कर रहा है, उसकी शारीरिक जो भी है या फिर सामाजिक जो उसकी पूर्ति के लिए, जो भी उसकी आवश्यकताओं है उसकी पूर्ति के लिए भाषा एक माध्यम का काम कर रहा है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में एक प्रकार की बालक ध्यानात्मक संकेत से उपयुक्त भाषा को सीखने और उसको प्रयोग करने के लिए स्वयं तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न इस प्रकार की चेष्टा तथा क्रियाओं के रूप में होता है। तो इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक अवस्था कैसी होती है, बच्चा भाषा कैसे सीखना चाहता है, जब वो स्वयं खुद से तैयार हो, जब तक वो अंदर से उसकी कोई इच्छा नहीं होगी तब तक उस भाषा को वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चरण में के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने की और चिल्लाने की चेष्टा करता है। फिर रोने चिल्लाने की चेष्टा किस लिए करता है, तो उसके अंत की ध्वनियां, आवाजें निकलती हैं और वो ध्वनियां पुनः स्वाभाविक, संचालित एवं नैसर्गिक होती हैं, उन्हें सीखा नहीं जाता। वो जो है उसकी जो भाषा है, सबसे पहले बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो वो जो ध्वनि अंदर से निकल रही है वो उसने सीखा नहीं है, उसकी स्वतः ध्वनि, अपनी खुद की ध्वनि है, जो उसकी मतलब आवश्यकताओं को देखते हुए वो खुद से निकाल रहा है, स्वाभाविक है, फिर स्वचालित है और नैसर्गिक है, जो उसने सीखा नहीं है। ठीक है, उपरोक्त क्रिया के बाद बालक क्या कर रहा है, बड़बड़ाने। कुछ बच्चे को देखते होंगे आप कि वो अकेले में बड़बड़ा के खेल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी भाषा का विकास हो रहा है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर और व्यंजन की ध्वनियों के अभ्यास के अवसर प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, वे एक दूसरे को सुनते हैं, जैसे उनकी समझ में आता है उसी रूप में ध्वनियों को भी किसी न किसी जगह दोहराते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, मतलब छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं उसी प्रकार से इन सब चीज़ों को वो उच्चारित करते हैं। फिर हाव भाव पर भी बच्चे जो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि अभी व्यक्ति जो है सो खुश है या फिर हमसे गुस्सा है, इन सारी चीज़ों को बच्चा क्या कर रहा है, हाव भाव के द्वारा समझ रहा है। फिर हमारा है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। तो भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या है, प्रारंभिक अवस्था को भाषा विकास के लिए तैयार की अवस्था कहा जा सकता है। जो प्रारंभिक अवस्था है उसे हम भाषा विकास के लिए जो अवस्था है उसे हम तैयार समझ सकते हैं। ठीक है, इस अवस्था में गुजरने के बाद बालक में वास्तविक भाषा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसमें, बाल्यावस्था जो होता है, प्रारंभिक अवस्था, उसमें जो है बच्चा के अंदर जो भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है,
यह अवस्था में बालक के 1 वर्ष का हो जाने अथवा उससे 1-2 माह पहले ही शुरू हो जाता है। अगर कोई बच्चा है 1 वर्ष का हो गया या फिर उससे पहले ही बच्चे का जो क्या मतलब जैसे बरबराना हुआ इन सब चीज़ों का बच्चा क्या करने लग रहा है, अनुकरण द्वारा सीखने लग रहा है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति के बोलने का प्रयत्न करता है, वह शब्दों, वाक्यों और बिना भाषा को बोले तथा समझना सीखता है। इसके मौखिक कुछ भंडार में, शब्द भंडार में भी वृद्धि हो जाती है और मौखिक बोलने के उससे उसकी क्या होता है, शब्द भंडार भी बढ़ता है और उसकी कुशलता की भी वृद्धि होती है। फिर विद्यालय में प्रवेश, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो उसका विद्यालय में प्रवेश करता है। इसके बाद लिखित भाषा का ग्रहण करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है, मौखिक भाषा का ग्रहण कर रहा है, इसके बाद लिखित भाषा को सीख रहा है। तो उसमें पढ़ने लिखने के संबंधित कुशलता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है जब वो विद्यालय जाने लगता है। तो इसी प्रकार भाषा में मौखिक और लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशलों का अर्जन और विकास के धीरे धीरे वो कदम बढ़ाने लगता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है शब्द भंडार का विकास। तो शब्द भंडार का विकास कैसे होता है, इस पर हम एक नजर डालेंगे। बालक की भाषा की विकास की भाषा से संबंधित शब्द तथा उससे भंडार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से ही जाकर वाक्य बनते हैं। ठीक है, आगे जाकर क्या होगा, शब्द से ही वाक्य बनेगा। पहले शब्द सीखेगा, इसके बाद वाक्य, फिर वाक्य बनाना सीखेगा। तो शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। तो वाक्यों से भाषा की उस रूप का निर्माण होता है जिससे विचार तथा भाव को हम किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर बनी निम्नलिखित सारणी से विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के शब्द भंडार को धीरे धीरे होने वाली वृद्धि का पता लगाया जा सकता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने है, उन्होंने क्या किया है, आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसके हिसाब से हम बच्चे की ग्रोथ के हिसाब, मतलब कितना बड़ा होगा तो वो कितना किस एज में जो है, किस एज में उसका शब्द भंडार कितना रहेगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो जब बच्चा होता है 5 वर्ष का, तो बच्चे हो जाएंगे 5 वर्ष के, तो विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करेंगे और विद्यालय ग्रहण करेंगे कितना, वो तेजी से उनका वृद्धि होने लगता है। और इसके बाद क्या होता है, उनका शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लग जाती है जब वो 5 वर्ष में विद्यालय जाते हैं। इसके बाद 9 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं तो उन्हें 5000 शब्द सीख लेते हैं। जब 9 से लेकर 11 वर्ष का बच्चा होता है वो कितने 5000 शब्द को सीख रहा है, तो उनकी वोकैबुलरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसके बाद बालकों का शब्द भंडार जो है 2 प्रकार के शब्दों का संकलन हो जाता है। एक तो शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है तथा दूसरे जो भली भांति समझता है तथा दूसरे वे शब्द जिसका प्रयोग वह स्वयं तो नहीं करता परंतु जब वे दूसरे द्वारा बोले जाते हैं तो उसका अर्थ वह समझ। मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो उसी तरह बताया गया है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो गई। तो कुछ जो बच्चे हैं वो 2 प्रकार के यहाँ शब्द का संकलन होता है। तो एक प्रकार का क्या है, तो पहला हमारा जो फर्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हिंदी है तो हम हिंदी को बोल रहे हैं तो हमारी रेगुलर यूज़ में है, तो बच्चे की भी रेगुलर यूज़ में उसकी मातृभाषा हो गई तो वो उसे लगातार यूज़ कर रहा है। फिर वो इंग्लिश जो है स्कूल विद्यालय में सीख रहा है तो उसकी दूसरी भाषा हुई, तो दूसरी भाषा का समझ तो रहा है लेकिन उसका क्या कर रहा है, अर्थ समझ रहा है लेकिन उसका बोली में प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वह उसकी दूसरी भाषा हुई। बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जो शारीरिक अवस्थाओं को पूरा करे तथा बाद में पहले कौन सा शब्द आते हैं जो उसकी शारीरिक अवस्था को, मान लीजिए छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा कैसे आपसे पानी मांगता है तो पहले उसकी वो शारीरिक अवस्था हुई, फिर उसको भोजन चाहिए तो वो रोता है तो वो क्या हुई, उसकी शारीरिक आवश्यकता है। तो यही बताया गया है। तत्कालिक मनोवैज्ञानिक अवस्था का हुआ, इन शब्दों द्वारा पहले माँ बाप तथा परिवार के वातावरण तक ही सीमित रहता है। पहले बच्चा क्या करता है, माँ बाप तक ही सीमित रहता है, उसके जो भाषा का विकास है। इसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है वो विद्यालय जाना शुरू करता है, उसका शैक्षिक विकास होना शुरू हो जाता है, फिर समाज से उसका वो होता है, फिर समाज से सीखता है, फिर उसका समाज से शब्द भंडार बढ़ता है, परिवार की सीमित न रहकर उसके बाद वो उसका शब्द भंडार कैसा होता है, विस्तृत होने लगता है यानी बढ़ने लग जाता है। और फिर निम्न में तालिका में से बच्चे की शब्द संख्या सीखने की आयु का ज्ञात किया जा सकता है। तो कितनी एज में बच्चा का शब्द भंडार कितना होगा, इस तालिका के द्वारा हम इस पर एक नज़र डालते हुए चलते हैं। ठीक है, जन्म से 8 माह तक, मतलब जन्म से लेकर 8 महीने तक का बच्चा कितने शब्द भंडार होते हैं, कोई 0 होता है। फिर 9 माह से लेकर 12 माह तक 3 से 4 शब्द, 9 माह से लेकर 12 माह तक, मतलब 1 साल का बच्चा होता है कितने शब्द बोलता है, 3 से 4 शब्द का। 1.5 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो 10 से 12 शब्द को बोलता है। फिर 2 वर्ष के बच्चे कितने, 272 जो शब्द है, 272 शब्द जो है वो बोलने लग जाता है। फिर 2.5 वर्ष का बच्चा 450 शब्द बोलने लगता है। फिर 3 वर्ष का 1000 शब्द, फिर 3.5 वर्ष का 1250 शब्द, 4 वर्ष का बच्चा 1600 शब्द, 5 वर्ष का बच्चा 2100 शब्द। इसके बाद 11 वर्ष तक का बच्चा जो है 5000 शब्द बोलने लग जाता है। फिर आता है 14 वर्ष का, 14 वर्ष का बच्चा 8000 शब्द बोलता है और 16 वर्ष से आगे जो है 1 लाख से अधिक शब्दकोश बढ़ जाते हैं उसके पास। अब हम क्वेश्चन भी जो भी बचा हुआ है हमारा क्वेश्चन रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाती है। यह किस चीज़ को दर्शाती है, अभिक्रिया को, प्रतिक्रिया को, सक्रिय प्रतिक्रिया को, इनमें से कोई नहीं। तो सीखना क्या है, सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाती है। जब बच्चा सक्रिय होगा तभी अच्छे से सीख पाएगा कोई चीज़। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायता करता है। अच्छा, इसमें निगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायता करता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करता है।
तो जो है अधिगम के संदर्भ में कथन जो है सही नहीं है, तो ये रट कर याद करने को जो सहायता करता है ये सही होगा। ठीक है, भाषीय योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, ये सभी भाषीय योग्यता के अंतर्गत क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी चलती रहती है, वैज्ञानिक, सामाजिक, विचारिक तंत्र, व्यवहारिक, वैज्ञानिक। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज चलती रहती है। आत्मसातीकरण संयोजन के माध्यम से बालक कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार है वाइगोत्स्की का, चॉम्स्की का, पियाजे का, पैवलॉव का, पियाजे का। आत्मसातीकरण करके और संयोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, ये पियाजे का है। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उससे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़ा होने आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? ये किस प्रकार का अधिगम है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक, वाचिक। ये किस प्रकार का अधिगम है? ये क्रियात्मक अधिगम है, यानी कि मोटर लर्निंग है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आते हैं? क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करना, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करना सीखते हैं। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करना सीखते हैं। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में, उपरोक्त सभी में से। तो संकेत, चित्र इत्यादि के का यूज हम किस यूज करते हैं? तो ये शब्द के अधिगम के लिए यूज करते हैं, संकेत, चित्रों और शब्दों का। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम के अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषीय क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, ब्रह्म उद्दीपक का परिणाम है। तो पियाजे के अनुसार जो भाषा अधिगम व अर्जन है वो परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैवलॉव का के प्रयोग से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो पैवलॉव के प्रयोग के माध्यम से कौन सा कारक जो है सबसे महत्वपूर्ण है? उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा, संकल्पना। तो ये उद्दीपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता कक्षा से, समाज से, पाठ्यपुस्तक से, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं, इन सभी चीज़ों से बच्चे का भाषा का विकास होता है। भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है, समाज के साथ सामंजस्य का, विद्यालय के साथ संपर्क का, समाज के साथ संपर्क का या परिवेश के साथ सामंजस्य का। तो ये जो भाषा है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते। विकसित भाषा व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं आ जाते। उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा? बच्चे जो है स्वयं के साथ सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का, पियाजे का, पैवलॉव का। तो ये कथन वाइगोत्स्की ने दिया है कि मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो कथन है ये वाइगोत्स्की ने दिया है कि बच्चा जो है भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है कॉन्वेंट ऑपरेशन से, पूर्व ऑपरेशन से, फॉर्मल ऑपरेशन से, उपरोक्त सभी। तो पियाजे ने ये तीनों ऑपरेशन बताया है जिसके अनुसार जो है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन सहायक प्रक्रिया है, यह अनायास प्रक्रिया है, उपरोक्त में से दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो भाषा अर्जन जो है वो सहायक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सांकेतिक, मौखिक, लिखित, शिक्षण। मौखिक अभिव्यक्ति का, सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता? अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण, व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं किया जाता है। ठीक है। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है दैनिक जीवन, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। भाषा का अस्तित्व एक विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? चॉम्स्की का, ओरोरिन का, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का। तो ये वाइगोत्स्की का है कि भाषा अर्जन जो है वो भाषा का जो अस्तित्व है वो विकास जो है समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की का है। 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? तो वो जो टेबल था उसमें हमने पढ़ा था कि जो 4 से 6 वर्ष होगा, 6 से 8 वर्ष होगा, 9 से 11 वर्ष होगा या 12 से 15 वर्ष होगा। तो ये हमारा 9 से 11 वर्ष हो जाएगा। इसमें बच्चा 5,000 शब्द सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। अन्य विषय को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अन्य अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्य विषयों के शिक्षण विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो जो अन्य विषय है, मतलब अन्य विषय में पढ़ना यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसमें जो अलग अलग भाषाओं का भी हम प्रयोग करके सीख सकते हैं, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करना के अवसर प्राप्त होते हैं, तो ये सबसे उपयुक्त होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां निरर्थक अभ्यास से बच्चे की अभिरुचि उत्पन्न हो सकती है। फिर बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा के परिमार्जन कर सकते हैं। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। या फिर बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित जो भाषा है परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। तो जो असत्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ भी सही नहीं पूछा जा रहा है, निगेटिव क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें निगेटिव पूछा गया है, नहीं है, तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है सही हो जाएगा। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक है? समृद्ध भाषीय वातावरण, भाषा के व्याकरणीय नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समृद्ध भाषीय वातावरण। बहुत सारी भाषाओं का मतलब वातावरण मिलेगा बच्चों को, तो वो बहुत सारी भाषाएं सीख पाएंगे। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रहता है। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कोरी स्लेट होते हैं। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो जब विद्यालय आते हैं तो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा के व्याकरण का प्रयोग, पाठ्यपुस्तक का प्रयोग, भाषा का शिक्षण। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो हमारा हो जाएगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका यह निहितार्थ यह है कि इसका क्या होगा? बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चे को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। बच्चे में समृद्ध भाषीय परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो क्या करना चाहिए? बच्चे को समृद्ध भाषीय परिवेश उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य तथा तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सीखना। तो कौन सबसे अच्छा होगा? तो भाषा का प्रयोग सीखना। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश के साथ प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुरूपों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार या पड़ोस, घर परिवार या परिवेश, घर परिवार या दोस्त, घर परिवार या टीवी। तो जो बच्चा है वो घर और परिवार और परिवेश की भाषा के साथ ही विद्यालय आता है। भाषा सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देती है। अनुकरण, रचनात्मक भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति, ये अनुकरण पर बल देती है। वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा डैश में डैश पर सर्वाधिक बल देती है। जो वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित जो कक्षा है वो किस पर बल देती है? कविता दोहराना, कहानी सुनना, कार्यपत्र को, परस्पर अंतःक्रिया। तो ये परस्पर अंतःक्रिया पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चे की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता कुछ सीमित होती है। बच्चे में व्याकरण सीखना जरूरी है। तो कौन सा सबसे सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। बच्चा भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का, समाज का। तो समाज का हो जाएगा। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया है? भाषा में पाठ्यपुस्तक पर, भाषा में होने वाले भाषा के, समाज में होने वाले भाषा के प्रयोग पर, परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समाज में बोले जाने वाली भाषा पर प्रयोग किया गया है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया
स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि मानव वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, सीखने की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषीय परिवेश मिलता है, इस व्याकरणीय नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या होता है? इससे जो है समृद्ध भाषीय परिवेश मिलता है बच्चे को विद्यालय में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चे के भाषीय विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का। जो ये विचार है वाइगोत्स्की का। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के डैश के बाहर नहीं हो सकता। परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय। समाज के बाहर। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के समाज शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। फिर बच्चे समृद्ध भाषीय परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चे की भाषीय संकल्पना और विद्यालय में भाषीय परिवेश विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करती है। या फिर बच्चे भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा कि बच्चे जो है समृद्ध भाषीय परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते हैं। फिर संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। क्या होगा? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 भाषा क्षमता। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।